यस कोड। रिएक्ट सभी ने इंस्टॉल कर लिया है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए अटेंडेंस कर लेते हैं पहले। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ES6 समझा बेसिकली रिएक्ट को चलाने के लिए कि कितना बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। जी ड्राइव, MWF 9 to 1030। आपको फाइल्स वगैरह तो ऑनलाइन शेयर हो रही है ना रेगुलर? एक बार देख लें आपकी ड्राइव। यस सर। MWF 9 to 1030 नहीं तो रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं आ रही है। आ गया सर। 15th रिएक्ट ES6। लास्ट में ES6 ही कंप्लीट किया था ना टॉपिक अपना? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो अवेलेबल है इसमें। ये आपका देख रहे हैं ना, ES6 अवेलेबल है इसके अंदर सारी फाइल्स जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं रिएक्ट में JSX। सो व्हाट इज JSX? JSX stand for JavaScript XML, and JSX allows us to write HTML in React, and JSX makes it easier to write and add HTML in React। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बनाना ब्रैकेट यानी कि जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर इन्वर्टेड कोड में जाके आप लोग अपना HTML लिख कर आते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग इनर HTML के थ्रू वो अपना HTML एलिमेंट लिख पाते हैं। JSX में यानी कि रिएक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली अपना टैग लिख सकते हैं बिना किसी इन्वर्टेड कोड के। चलिए समझते हैं कोडिंग JSX। JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in DOM without any create element and or append child। अब जावास्क्रिप्ट में अगर हमने ये दो मेथड अगर पढ़े, क्रिएट एलिमेंट एंड अपेंड, क्या होता है कि एक होता है कि आप HTML पेज में डायरेक्टली कोई HTML एलिमेंट लिखते हैं, एक होता है कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है लेकिन जब JS रन होगी ब्राउजर में तो वो एलिमेंट तब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट पहले हमें करना था क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट में बताना होगा हमें क्या एलिमेंट बनाना है, फिर हमें इसको क्या करना होता है, अपेंड करना होता है। ठीक है, तब जाके आपका डोम पर एक एलिमेंट बन के तैयार होगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इस लेवल पर कोड करने में। फैजान, ठीक है, तो JSX में आपको बेनिफिट क्या मिलता है? JSX कन्वर्ट HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट्स। So you are not required to use JSX, but JSX makes it easier to write React applications. So here are two examples. The first uses JSX and the second does not. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया माई एलिमेंट और H1 के अंदर में डायरेक्ट अपना मैसेज लिखा हुआ है। अब यहाँ H1 कोई डबल कोट में नहीं है, डायरेक्ट है विदाउट कोट। इसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे index.js फाइल में और यहाँ से एंटर होंगे अपनी डायरेक्टरी में, लिखेंगे CD और हमारी ऐप का नेम है माई ऐप
एंटर करेंगे और यहाँ से आप लिखेंगे npm स्टार्ट। थोड़ा वेट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। फाइल को सेव कीजिए और आप देखेंगे इसका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैं आउटपुट आ गया डायरेक्ट। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है माई एलिमेंट, और हमने अपने एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन किया है जो कि h1 है, और माई एलिमेंट को हमने यहाँ पर रेंडर के अंदर पास किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका h1 टैग यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ और टैग डिफाइन करना चाहता हूँ, लाइक जैसे कि पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ h1, तो आप यहाँ से देखेंगे रियल टाइम में ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। इंस्पेक्ट करिए, है ना। अब अगर हम इसका यूज ना करें JSX का, हम इसके साथ जाते हैं विदाउट JSX, आउटपुट यहां पर भी सेम होगा, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, पहले आप लिखेंगे react डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाना है, h1, यहां से कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आप लिखेंगे आई डू नॉट यूज JSX। ठीक है, हमने एक मैसेज लिखा हुआ है अपना। आप आउटपुट में देखेंगे आपका h1 टैग ही यहां पर क्रिएट हुआ है। बट क्या ये सिंपल है? जो पहले वाला एग्जाम्पल वो बिल्कुल वो प्रैक्टिस है जो डे 1 पे आपने HTML चलाना सीखा, और जो ये वाला एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको इस तरह से काम करना होगा। तो यूज़र फ्रेंडली अगर देखा जाए तो मेरे पहली वाली अप्रोच है। ठीक है, तो आपको ये सब क्रिएट एलिमेंट वगैरह अपेंड वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस मेथड के साथ जाइए, आपको काफ़ी आसानी से काम करने का मौका मिलेगा इसमें। So as you can see in the first example, JSX allows us to write HTML directly within the JavaScript code. JSX is an extension of JavaScript language based on ES6 and is translated into regular JavaScript at runtime. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी काम वही कर रहा है अल्टीमेटली, मतलब कि सेम ये चीज़, बट आप सीधे आउटपुट देख रहे हैं और सीधे आप लिख रहे हैं डायरेक्टली, वो अपना उसको कंपाइल कर रहा है पीछे। एक्सप्रेशन विद JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। जैसे कि हम लोग वहाँ पर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, भाई मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+5, तो क्या आएगा आउटपुट 10 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको एक्सप्रेशन जो भी लिखने हैं वो कर्ली ब्रेसेस में लिखने हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5+5 तो ये मुझे आउटपुट देगा रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX. So the expression can be React variable or property or any other valid JavaScript expression. So JSX will execute the expression and return the result. So जैसे हम लोग इसको execute करना चाह रहे हैं expression 5+5 को, तो आपने यहाँ से बस इस लाइन को लेना है Ctrl+C और हम इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या रिटर्न आता है, एक्सप्रेशन का टोटल। ठीक है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML। सिंगल लाइन को चलाना आसान होता है, बट अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन्स हैं तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको एक पेरेंट टैग की रिक्वायरमेंट होती है। सो टू राइट HTML ऑन मल्टीपल लाइन्स पुट द HTML इनसाइड द पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट अ लिस्ट विथ 3 लिस्ट आइटम, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस तरह से कुछ UL टैग का। ठीक है, तो UL के अंदर क्या हुआ LI, तो LI अपना पे इंडिविजुअल है सब, लेकिन इसका पेरेंट कौन है UL, तो आप इस पर लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर लें कुछ इस तरह से भी कांस्टेंट, और यहाँ पर
हम इस मैसेज को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये हटा दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से यूएल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर कॉल करा लेते हैं इस तरह से। आउटपुट चेक करेंगे क्या यूएल का हमें रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं एक से ज़्यादा यूएल का यूज़ करता हूँ, अब आप नोटिस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरर थ्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि रूट पर एक ही कंटेनर होना चाहिए, मल्टीपल कंटेनर एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक पेरेंट कौन है यहाँ पर, यूएल। यूएल के अंदर आप जितने मर्जी एलआई बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट को रेंडर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिव बना दीजिए और इस डिव को आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज। अब मैं मल्टीपल यूएल को यहाँ पर इजीली रन कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे डिव आईडी रूट के अंदर मुझे फिर से क्या दिखाई दे रहा है, डिव। हो सकता है कि आपको डिव के अंदर डिव ना दिखाना हो, तो ऐसा क्या कोई तरीका है कि आईडी रूट में डायरेक्ट मेरा यूएल रेंडर हो जाए? बिल्कुल है। आपको यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिव यूज करना है ओनली फ्रेगमेंट, इस तरह से। मतलब हम एक ऐसा टैग बनाएंगे, ठीक है, जो कि किसी भी टैग एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। बट अब ये इस डेटा के लिए क्या काम कर रहा है कि एक पेरेंट का काम कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप ब्राउजर में देखेंगे यहाँ पर तो आउटपुट तो आ गया, लेकिन डिव आईडी रूट के अंदर आपको यूएल डायरेक्ट मिलेगा। डिफरेंस हो रहा है। तो ये ब्लैंक फ्रेगमेंट आपने डिफाइन करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट, सो इफ यू लाइक टू राइट 2 पैराग्राफ्स यू मस्ट पुट देम इनसाइड अ पेरेंट एलिमेंट लाइक अ डिव एलिमेंट, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन डिव के साथ क्या हुआ, हो सकता है कि अननेसेसरी आपको 2 डिव की रिक्वायरमेंट ना हो, तो हमने उसको किससे रिप्लेस किया, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, रैप 2 पैराग्राफ इनसाइड अ फ्रेगमेंट, तो आपका आउटपुट सीधे रूट एलिमेंट पर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज हमें क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट मस्ट बी क्लोज्ड। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है BR HR, ये क्या होते हैं, आपके ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोज नहीं होते। यहां पर आपको बंद करना होगा। सो JSX फॉलोज XML रूल्स एंड देयरफॉर HTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। तो क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स विद / और ग्रेटर देन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं इन 2 UL के बीच में HR, ठीक है, HR, ठीक है, तो आप देख सकते हो HR क्लोज हो रहा है। अगर मैं ये क्लोज ना करूं तो यहां पर देखो एरर आ गया इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं इस एरर के ऊपर अपना यहां पर जाता हूं तो क्या लिखा था, JSX फ्रेगमेंट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज टैग। तो एक तो तरीका होता है कि HR को जैसे हम लोग P लिखते हैं, P को क्लोज करते हैं, वैसे क्लोज करें, या फिर मैं इसकी सेल्फ क्लोजिंग कर देता हूँ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग। अब क्या होगा, आप सेव करेंगे, आपका आउटपुट बिल्कुल सही से काम करेगा। और यहाँ पर देखो इन 2 के बीच में लाइन भी क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे कि आपके मेटा टैग्स हो गए, हेडिंग टैग, सॉरी HR टैग हो गया, BR टैग हो गया, या फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट टाइप्स होते हैं, इनपुट के जितने भी टाइप्स हैं वो कभी बंद नहीं होते, सब खुले रहते हैं। कौन कौन से बंद होते हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया क्लोज होता है, आपका सेलेक्ट टैग क्लोज होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर जैसे बटन टैग होता है वो क्लोज होता है। इसके अलावा इनपुट टाइप जितने भी हैं वो क्लोज नहीं होते, तो आपको उनकी सेल्फ क्लोजिंग इस तरह से करनी है, ठीक है। अगर इनपुट को दोबारा से लिख के क्लोज कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट उसका कोई सेंस नहीं है, इस तरह से बनाओ। तो JSX will throw an error if the HTML is not properly closed। दिखा दिया मैंने एरर आपको क्या आता है। बात करते हैं एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास नेम। रिएक्ट में हम क्लास नहीं लिखते हैं। जब भी आप कोई CSS अटैच करेंगे, कॉल करेंगे, तो आपको लिखना है क्लास नेम। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्ट में हम लोग क्लास कंपोनेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट में जब भी कोई क्लास बनती है, आप लोग PHP वगैरह पढ़ के आ चुके हो, तो आपने देखा होगा क्लास की शुरुआत में से क्लास कीवर्ड से होती है। जैसे फंक्शन की फंक्शन कीवर्ड से स्टार्टिंग होती है। तो क्या होगा, क्लास के लिए रिजर्व हो रखा है। तो जब आप किसी एलिमेंट में क्लास को अटैच करो तो 2 क्लास क्लैश कर देंगे आपस में। तो इंस्टेड ऑफ क्लास हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास
name. So the class attribute is a much used attribute in HTML, but since JSX is rendered as JavaScript and the class keyword is reserved word in JavaScript, so you are not allowed to use it in JSX. So instead of आपको क्या यूज करना है, क्लास नेम, कैमल केस में, ठीक है. So JSX solved this by using class name instead. When JSX is rendered, it translates class name attribute into class attributes. मतलब जब आप आउटपुट देखने जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ क्लास नेम नहीं होगा, वहाँ क्लास ही आ रहा होगा, बट कोड में आपको क्लास नेम लिखना होगा. सो एग्जांपल के तौर पर जैसे बूटस्ट्रैप हम लोग पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर एक हमारे पास क्लास होती है ना फॉर्म के लिए, फॉर्म कंट्रोल. तो मैं यहाँ पर अगर इसको कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ ये चीज़. तो हम लोग माई एलिमेंट को रेंडर करेंगे, कंट्रोल एक्स, ब्राउज़र में आपको फील्ड बना हुआ मिलेगा, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं तो क्या लिखा आ रहा है, क्लास, और हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है, क्लास नेम. ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो क्लास नहीं यूज़ करेंगे, क्लास नेम यूज़ करेंगे. अब पॉइंट आए कि क्या हम क्लास बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हो. मैं अगर यहाँ पर क्लास लिख दूँ, कोई एरर नहीं आएगा. अभी भी काम कर रहे हैं, देखो फील्ड, और यहाँ पर आपका क्लास अवेलेबल है इसमें. तो देखो रिएक्ट में कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं. एक बनते हैं फंक्शन कंपोनेंट के साथ, एक बनते हैं क्लास कंपोनेंट के साथ. तो क्लास कंपोनेंट में क्लास नहीं लिखना है, बस फंक्शन में चला सकते हो. बट सही प्रैक्टिस क्या है? सही प्रैक्टिस ये कहती है कि क्लास का यूज ना करके क्लास नेम ही यूज करिए. ठीक है, तो ये चला सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, करना यही तरीका है. ठीक है, तो कभी आप सोचें कि भी सर ने तुम्हें क्लास नहीं बताया, हम तो क्लास रखे तब भी काम चल रहा है, तो इसलिए चल जाएगा क्योंकि आप एरो फंक्शन में काम कर रहे होगे. अगर आप क्लास में काम करोगे तो ये काम नहीं करता है, एरर आएगा आपको. इसके बाद बात करेंगे कंडीशंस, जैसे कि इफ स्टेटमेंट्स. सो रिएक्ट सपोर्ट इफ स्टेटमेंट्स बट नॉट इनसाइड JSX. इसका क्या मतलब हुआ? आपने अगर यहां पर अपना इस तरह से कोई फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर आप यहां पर नहीं चलाएंगे इस चीज को. ठीक है, तो जैसे कि हम यहां पर कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. हमने क्या ना एक वेरिएबल कांस्टेंट x इक्वल टू 5, और हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट टेक्स्ट इक्वल टू गुड बाय. अब अगर इफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x इज लेस देन 10 है, तो क्या आ जाए आपका हेलो, अदरवाइज गुड बाय आ जाए वहां पर. ठीक है, तो प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, और माई एलिमेंट में हम लोग h1 टेक्स्ट को ट्राई करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर हमें क्या रिटर्न आ रहा है, हेलो. अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कर देता हूँ. अब क्या लिखा रहा है, तो कंडीशनल हो गया इस तरह से. तो यहाँ नहीं चलेगा JSX में, उससे पहले. ठीक है, आगे देखेंगे. ऑप्शन 2, राइट हेलो इफ x इज लेस देन 10, अदरवाइज गुड बाय. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग काम कर सकते हैं इस तरह से. इतना लेंदी हमें करने की जरूरत नहीं होगी, ये सब हटाइए. ठीक है, हमारे पास वेरिएबल है x इक्वल टू 5. हमने एलिमेंट में बताया कि h1, ये जो हमारा x है ये हो गया इफ x इज लेस देन 10, तो क्वेश्चन मार्क पर आपका आता है ट्रू वैल्यू, यानी कि हेलो, अदरवाइज गुड बाय. तो देखो यहाँ पर आपको हेलो रिटर्न आना चाहिए. अगर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ तो मुझे गुड बाय रिटर्न करेगा उस केस में. ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया आपका, जो हम लोग ES6 में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर. नेक्स्ट, note that in order to embed a JavaScript expression inside JSX, the JavaScript must be wrapped with curly braces. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, JavaScript को curly braces में डाला हुआ है, अदरवाइज JavaScript काम नहीं करेगा आपका. ठीक है, इसका हमें खास ख्याल रखना है. बात करेंगे अब कंपोनेंट्स की. तो कंपोनेंट का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले भी दे चुका हूँ, एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करूँगा. कंपोनेंट क्या होते हैं? वो पार्ट जो बार बार रिपीट होते हैं, रीयूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कंपोनेंट.
जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि साइन इन साइन अप अगर कहीं पर है, ठीक है, तो वो एक कंपोनेंट कहलाएगा, ना कि पेज, ठीक है। या जैसे हेडर फुटर है, वो कंपोनेंट कहलाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो रिएक्ट में हम लोग काम क्यों करते हैं, ताकि चीज़ें बार बार ना बनानी पड़े, रीयूज ज़्यादा हो, ठीक है, इसलिए। तो देखते हैं यहाँ पर। सो कंपोनेंट्स आर लाइक फंक्शंस दैट रिटर्न HTML elements. So React components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as a JavaScript functions. So JavaScript में जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो क्या होता है, उसको मैं कहीं पर भी ट्रिगर करा सकता हूँ। मे बी वो ऑन लोड हो सकता है, मे बी वो ऑन क्लिक हो सकता है, मे बी वो ऑन माउस ओवर हो सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी चॉइस है, मुझे किस तरह से उसको ट्रिगर कराना है। But work in isolation and written HTML. So component comes in two types, class component and function component. So in older React code bases, you may find class component used. It is now suggested to use function component along with hooks, which were added in React 16.8. सो 16.8 से पहले के वर्जन की अगर बात की जाए तो फंक्शन कंपोनेंट नहीं होता था, बट जब हमारा 16.8 इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें मिला फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट कंपैरेटिवली क्लास कंपोनेंट काफ़ी आसान है अंडरस्टैंड करना। तो चलिए यहाँ से देखेंगे एक कंपोनेंट बनाने का प्रोसेस। क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट। सो व्हेन क्रिएटिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। यानी कि हम लोग कंपोनेंट के नेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि पहले बनाते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास के बारे में कुछ नया नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए या PHP पढ़ के आए हैं तो आपने नोटिस किया होगा क्लास हमेशा कैपिटल से ही शुरू होती है। यानी क्लास कीवर्ड और क्लास का नेम जो होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग क्या पढ़ के आए हो जावास्क्रिप्ट में, डेट ऑब्जेक्ट। तो डेट ऑब्जेक्ट का डी क्या होता है, कैपिटल होता है। इसी तरह से so a class component must include the extends react.component statement. This statement creates an inheritance to react.component and gives your component access to react components function. So the component also requires a render method. This method return HTML. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट कॉल्ड कार। तो यहाँ पर देखेंगे क्लास है, कार हमारी क्लास का नेम है। हमने लिखा एक्सटेंड करो इसको रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो रेंडर करना है, हाय आई एम अ कार, ठीक है। तो ये पार्ट हमने डिफाइन करना है। तो चलिए कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जब हमने ये पार्ट किया तो कार क्या लिखा रहा है, डिसेबल। डिसेबल क्यों, क्योंकि कार को बनाया तो गया है बट यूज़ कहीं नहीं किया गया। तो जब भी क्लास या फंक्शन कंपोनेंट आपका रेंडर होगा, आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह से इसकी कॉल करके सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे। आप कर दिया हमने यहाँ पर। ब्राउज़र में हम लोग आके यहाँ पर चेक करेंगे क्या इसका कोई आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है, मिल गया ना। इंस्पेक्ट करेंगे रूट एलिमेंट को, तो क्या यहाँ पर कोई हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक दिखाई दे रहा है, नहीं ना, क्योंकि रिएक्ट आपका जो डेटा है वो प्रोसेस करके सीधे क्लाइंट साइड पर दिखाता है। प्रोसेस का हमारा ये नोड के अंदर हो रहा है। नोड क्या है, सर्वर है हमारा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने PHP पढ़ा है ना, PHP में आप HTML आउटपुट देखते हैं, लेकिन कोड लॉजिक क्या है वो कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो अपाचे सर्वर पे ही प्रोसेस हो जाता है सारा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं फंक्शन कंपोनेंट। तो कंपैरेटिवली क्लास कंपोनेंट आप फंक्शन में देखिए बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह है। हमने बनाया फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का बिगिनिंग जो है वो आप देख सकते हैं कैपिटल से ही है, और हमने सिंपल मैसेज अपने ऐसे रिटर्न कराया हुआ है। सो हेयर इज द सेम एग्जांपल एज अवर बट created using a function component instead of class. So a function component also returns HTML and behave much the same way as the class component. But function component can be written using much less code and easier to understand
and will be preferred. So copy this, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कमेंट और यहाँ पर हम लोग अपना कॉल कर लेते हैं। आउटपुट चेक कीजिए, सेम आउटपुट आपको यहाँ पर रिटर्न होगा। तो कौन सा प्रेफर करोगे खुद जब बनाओगे? आसान है ना, जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए तो हमारे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बट हम दोनों को समझेंगे बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि फंक्शन ही आना चाहिए, दोनों आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं रेंडरिंग अ कंपोनेंट। तो ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया रेंडर कैसे होता है, नीचे आपको रेंडर में लाके कॉल करा देना है। सो नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ ए कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न्स एन H2 एलिमेंट, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नीचे इधर, ठीक है। So to use this component in your application, use similar syntax as normal HTML। आपने क्या लिख दिया? कार टैग बना दिया उसका हमने इस तरह से। JSX में ऐसे ही काम होता है। तो ये आपका रेंडर हो जाएगा। अब बात करते हैं props। Props stand for properties. This is a predefined keyword in React. So components can be passed as props, which stand for properties, and props are like function argument and you send them into the component as attributes। तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बढ़ा कि फंक्शन स्पेस माई फंक्शन और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाल दिया ए को मैं कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ ना जब वो कॉल होगा। इन द सेम वे हमने यहाँ पर क्या लिखा, फंक्शन कार और प्रॉप्स को हमने यहाँ पर कॉल किया। हमने क्या बोला, आई एम ए प्रॉप्स डॉट कलर। तो जो भी कलर होगा वो आपका रिटर्न आ जाएगा। तो कलर क्या बन गया? एट्रीब्यूट बन गया यहाँ पर। तो ट्राई करके देखिए, कॉपी दिस और यहाँ पर रिप्लेस। अब हमने यहाँ पर दो बार रूट को लिखा हुआ है, तो वो हमें दो बार की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस नीचे वाले पार्ट को आप हटा देंगे। कुछ यहाँ पर हमें इसने एरर हमें रिटर्न किया है, क्या लिखा है? रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड। हमने डिफाइन कर दिया इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कलर इक्वल टू जो भी आपको कलर रखना है, ठीक है। तो प्रॉप्स जो होता है वो बिल्कुल एट्रीब्यूट बन जाएगा यहाँ पर, और उसको जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट में आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है? आई एम ए रेड कार, ठीक है। तो प्रॉप्स use an attribute to pass a color to the car component and use it in the render function। तो हमने रेंडर के अंदर कार कंपोनेंट को कॉल कराया हुआ है, और प्रॉप्स जो हमने यहाँ डिफाइन किया है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन करके वैल्यू असाइन किया हुआ है। दोनों जगह काम करता है। बात करते हैं कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। मान लो कि मुझे एक फंक्शन कंपोनेंट को दूसरे फंक्शन कंपोनेंट में पास करना है। तो क्लास में तो क्या होता है, कीवर्ड एक्सटेंड, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे में डाल सकते हैं। इसी तरह से आप फंक्शन को भी फंक्शन में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कार और दूसरा क्या है? गैराज। तो कार फंक्शन को मुझे रेंडर करना है, तो हमने गैराज के अंदर उसको कॉल करा दिया। अब कार को नीचे कॉल नहीं कराना, अब हमें गैराज को कॉल कराना है। और आप क्या देखेंगे, दोनों देखिए एक्टिव हो चुके हैं, और आउटपुट में आप यहाँ देखेंगे हु लिव्स इन माई गैराज। तो यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है आई एम ए गैराज। तो एक तो ये अप्रोच हो गया कि भाई हम एक ही पेज में दो कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट इन फाइल्स भी कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहूँ तो एक कार के नाम से अलग से भी फाइल बना सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखेंगे हम लोग, कंपोनेंट इन फाइल्स। सो रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड। अगर आपका कोड इस तरह से लिखा है, दो कंपोनेंट एक फाइल में है, तो मैं इसको कहीं और नहीं यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि ये रीयूज़ हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है कट। यहाँ आके आप एक कार के नाम से .js फाइल बनाएंगे और इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फंक्शन का नेम क्या है? कार। अब हम इस फाइल से यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कार इज नॉट डिफाइंड हमें लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले कार को ऊपर डिफाइन करिए, लिखेंगे इंपोर्ट कार। कहाँ से? फ्रॉम कार। तो ये देखो, ये है मेरा फंक्शन का नेम और ये है मेरी फाइल का नेम, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो मेरा एरर रिजॉल्व हो गया,
और अगर मैं आउटपुट में आता हूँ, देखो मेरा इस तरह से काम कर रहा है। अब मैं इस कार की जो फाइल है, जो कंपोनेंट मैंने बनाया, उसको मैं जहाँ पर भी यूज़ करना होगा मैं क्या बोलूँगा, इंपोर्ट, और उसको जहाँ पर भी रेंडर कराना है रेंडर करा सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में कराना है, जिसके पहले कराना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। So React is all about reusing code, and it is recommended to split your component into separate files. To do that, create a new file with .js file extension and put the code inside it. So note that the file name must start with an uppercase character, जैसे मैंने कार का C कैपिटल रखा हुआ है। नेक्स्ट, हमने अपने फंक्शन को अलग फाइल में डाला और उसको क्या किया, एक्सपोर्ट। तो लास्ट क्लास जब हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे थे ES6 के अंदर, तो वही तो था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो दिस इज द न्यू फाइल, वी नेम्ड इट car.js. टू बी एबल टू यूज द कार कॉम्पोनेंट यू हैव टू इम्पोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया इम्पोर्ट कार फ्रॉम car.js। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है, जब भी कंपोनेंट्स बनते हैं, सो बेटर आर्किटेक्चर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स। इससे क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट बनते जाएंगे वो हम एक जगह पर सेग्रीगेट करते रहेंगे। ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है जैसे आप लोग जब पहली बार अपना काम स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, HTML और इमेज एक जगह मिक्स कर लेते हो। आपको सिखाया जाता है कि नहीं, इमेजेस का एक अलग फोल्डर बनाओ और इमेजेस को कोड फाइल से अलग रखो। उसी तरह से हमारे जो रीयूजेबल वाले पार्ट होंगे वो कंपोनेंट का इस तरह से फोल्डर बनेगा, वहाँ जाएगा। अब हमारा देखो यहाँ पर पाथ क्या हो गया ऑटोमेटिकली, कंपोनेंट स्लैश कार। एक चीज़ जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, HTML में जब आप कोई इमेज कॉल करते हो आप लोग सीधे फोल्डर का नेम स्लैश उसका नाम लिखते हो। रिएक्ट में आपको डॉट स्लैश करके स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने लिख दिया कंपोनेंट स्लैश कार, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से रखिएगा। ठीक है, तब ये सक्सेसफुली वर्क करेगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मुझे बताइए कि यहाँ तक कि इस जर्नी में कोई डाउट है अभी तक कंपोनेंट्स को लेके? ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बहुत आसान है। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर आज हम लोगों ने देखा, यही चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करके देखा था। और वो देखो एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल भी है ऊपर। ये चीज़ जैसे हमने क्या बनाया था यहाँ पर, अपना फंक्शन, और उसको क्या किया था एक्सपोर्ट, फिर मैं टेस्ट फाइल के अंदर क्या करा था उसको इम्पोर्ट। तो खैर वो फाइल मेरी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके काम होते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लास कंपोनेंट। वैसे तो क्लास में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्लास काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं जितना पार्ट मैक्सिमम कवर होगा ट्राई करेंगे। तो चलिए, बिफोर रिएक्ट 16.8 क्लास कंपोनेंट वर द ओनली वे टू ट्रैक स्टेट एंड लाइफ साइकिल ऑन अ रिएक्ट कंपोनेंट। सो फंक्शन कंपोनेंट्स वर कंसिडर्ड स्टेटलेस। स्टेट क्या होता है ये आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम लोग हुक्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे। सो विद द एडिशन ऑफ हुक्स, function component are now almost equivalent to class components. ठीक है, the difference are so minor that you will probably never need to use a class component in React. So even though function component are preferred, there is no current plan on removing class component from React. क्लास भी चल रहा है, फंक्शन भी चल रहा है। अब कोई पुराना बंदा होगा तो वो क्लास के साथ फ्रेंडली हो चुका, वो क्लास को चला रहा होगा। अब आप नए बंदे हो, ठीक है, 2025 में सीख रहे हो, तो आपको फंक्शन ज़्यादा आसान लगता है लिखना, तो आप फंक्शन को प्रेफर करोगे। बट अंडरस्टैंडिंग दोनों के साथ होनी चाहिए। देखो आप लोगों ने कोडिंग में एक चीज़ सुनी होगी, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्लास में ही होती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है, क्योंकि पहले बनता है क्लास, फिर क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट। बात करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या बताना है, पूछिए। हुप्स नहीं, उप्स, OPP, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है उप्स।
ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट मॉडल सिस्टम एज ऑब्जेक्ट दैट कंटेन डेटा एंड फंक्शंस। तो जब भी आपने क्लास पढ़ा होगा तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाद में क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, फिर उन मेथड्स को हम लोग फैच करते हैं ऑब्जेक्ट बना के नीचे। तो जैसे आपने लिखा क्लास कार, तो जब आप उसको फैच करेंगे, मैंने लिखा कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम कर रहे होते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देखें क्लासेस होती हैं, एनकैप्सुलेशन होते हैं, इनहेरिटेंस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, तब जाके बनता है पूरा एक उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये PHP में भी होता है, ये जावास्क्रिप्ट में भी होता है, ये रिएक्ट में भी होता है, हर जगह होता है। तो देखोगे अभी आप ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो उप्स से होता क्या है, अगर मैं कोई छोटा मोटा काम करूं तो उप्स में काम करने कोई फायदा नहीं है। अगर आप बड़े लेवल पर कोई काम कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जावास्क्रिप्ट जब सीख रहे होते हैं तो आपने डेट एंड टाइम से लेकर बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, जैसे कि आपने करंट डेट टाइम फैच किया होगा या वीक डेज मंथ निकाल रहे हो। तो ये कैसे आप यूज़ कर पा रहे हो, तो क्या होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट में एक क्लास बनी डेट, ठीक है, और वही क्लास जब आप यूज़ करते हो तो आप क्या लिखते हो, वेरिएबल टुडे इक्वल टू न्यू डेट, तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस क्लास को जब बनाया गया होगा, क्लास डेट क्लास को, तो उसके अंदर सारे मेथड लिखे गए, कौन कौन से, जैसे गेट टाइम, सॉरी गेट आवर्स, गेट मिनट, गेट सेकंड, गेट मिली सेकेंड्स, गेट डे, गेट फुल ईयर। ठीक है, वो मेथड सब आप फिर नीचे यूज़ कर रहे होते हो कि टुडे डॉट गेट डे। तो टुडे के अंदर क्या है, न्यू डेट है, और उसी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट टाइम या डेट या ईयर, जो भी आप निकालना चाहते हो। तो खैर वर्बली शायद आपको समझ में ना आए, जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ जाओगे चीज़ों को। तो चले यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट। सो व्हेन क्रिएटिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सी क्या हमारा कैपिटल है। ध्यान रखना, फंक्शन बने कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट बने, अपर केस ही होगा। ठीक है, the component has to include extend react.component statement. This statement creates an inheritance to react component and gives your component access to react components function. The component also require a render method. This method returns HTML. यानी कि रेंडर के अंदर सारा HTML होगा। अगर कोई लॉजिक मुझे लगाना है तो वो रेंडर से पहले लगेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम इसको लाके कॉल कर लेंगे अपनी फाइल के अंदर। इस कंपोनेंट का कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, और कार को, गैराज को हम लोग कार से रिप्लेस कर लेंगे, और ये हमारी कार क्लास का आउटपुट हमें मिल रहा है इस तरह से। अब नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न्स अ H2 एलिमेंट। टू यूज दिस कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन यूज सिमिलर सिंटैक्स एज नॉर्मल HTML। अब बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इफ देयर इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन in your component, this function will be called when the component get initiated. So the constructor function is where you initiate the component's properties. In React, component properties should be kept in an object called state. अब 16.8 वर्जन से पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट जो हुआ करते थे वो स्टेटलेस हुआ करते थे, लेकिन जब 16.8 वर्जन आया तो एक नया फीचर डाला गया रिएक्ट के कंपोनेंट्स में, विच इज़ कॉल्ड हुक्स। और हुक्स के अंदर हमें स्टेट मिलती है फंक्शन कंपोनेंट चलाने के लिए। तो उस पर जब आएंगे तब हम बात करेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखना, स्टेट आपको दोनों जगह मिलेगा, फंक्शन में मिलेगा और उसमें मिल जाएगा, क्लास में भी। So in React, component properties should be kept in an object called state. The constructor function is also where you honor the inheritance of the parent component by including the super statement, which executes the parent component's constructor function, and your component has access to all the functions of the parent components. So example हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने एक बनाया कार, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर सुपर डिफाइन किया, और हमने लिखा दिस डॉट स्टेट, कलर क्या है, रेड। ठीक है, और अगर मुझे इसको रेंडर कराना है, हाई आई एम ए कार एंड माई कलर इज, मैं यहाँ लिख दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, तो जो रेड यहाँ लिखा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा हाई
आई एम एन दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट रेड मुझे रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में ये प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे किसी कंस्ट्रक्टर में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कलर हो गया, मॉडल हो गया, ईयर हो गया, तो वो आप कॉमा लगा लगा के ऑब्जेक्ट बना सकते हो और वो भी आपका काम करेगा। तो चलो, जैसे कि हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे चेक। सो अभी आपका आउटपुट में कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नोटिस करें, कार ही मुझे रिटर्न आ रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट रेंडर हो, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर जाके, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, और मैं यहाँ जाके इसको करूँगा कट। हाय, आई एम अ रेड कार, ये इसका आउटपुट होना चाहिए। तो क्या लिखा रहा है, चेंज हो गया इस तरह से। अब बात करते हैं प्रॉप्स। तो जैसे हम लोग फंक्शन में प्रॉप्स पास कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग क्लास में भी प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, अनदर वे ऑफ हैंडलिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टीज इज बाय यूजिंग प्रॉप्स। एक तो स्टेट हो गया, प्रॉप्स से कैसे करेंगे। सो प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड यू सेंड देम इनटू द कंपोनेंट एज एट्रीब्यूट्स। तो हम इस बार क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस, इसको मैंने हटाया यहाँ से, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट जो भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी पास करनी है। तो प्रॉप्स यानी कि स्टेट को हम प्रॉप्स से रिप्लेस करेंगे इस तरह से। अब जब प्रॉप्स की बात आती है तो प्रॉप्स हम लोग कहाँ से डिफाइन करते हैं, एज ए एट्रीब्यूट। तो मैं अब की बार जो प्रॉप्स का कलर है वो कहाँ से दूंगा, प्रॉप्स का नेम क्या रखा है आपने, कलर। तो लिखिए कलर इक्वल टू लाइक रेड, या मैं येलो कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र में देखिए कंपोनेंट रीरेंडर हुआ। तो यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर मैं काम कर रहा हूँ इसमें क्लास कंपोनेंट के अंदर, तो मेरे पास स्टेट का भी ऑप्शन है और मेरे पास प्रॉप्स का भी ऑप्शन है। दोनों ही मुझे सेम पर्पस सॉल्व करके देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फंक्शन कंपोनेंट की, तो वहाँ पर सिर्फ प्रॉप्स के थ्रू ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉप्स इन द कंस्ट्रक्टर। क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ योर कंपोनेंट हैज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, द प्रॉप्स शुड ऑलवेज बी पास टू द कंस्ट्रक्टर एंड ऑल्सो टू द रिएक्ट कंपोनेंट वाया सुपर मेथड। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स, और सुपर के अंदर भी हमें क्या लिखा है, प्रॉप्स। और यहाँ पर आप लिख देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मॉडल, ठीक है। और नीचे आप यहाँ से मॉडल जो है गाड़ी का, जो आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। तो ये अप्रोच भी आपकी इसमें काम करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको किया डिफाइन इस तरह से, और ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या लिखा है, आई एम ए हुंडई कार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। तो जैसे हमने अभी फंक्शन कंपोनेंट को एक दूसरे को पास किया, वैसे ही सेम हम लोग क्लास कंपोनेंट को भी एक दूसरे को पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करें, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है कार के नाम से, और इसको हमने कहाँ एक्सटेंड करा है, गैराज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंडर किया हमने इसको। अगर हम लोग इस एग्जांपल को ट्राई करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका जो कार कंपोनेंट है वो गैराज के अंदर यहाँ रेंडर हो रहा है, और गैराज को रेंडर करेंगे तो आपका दोनों कंपोनेंट एक साथ रेंडर हो जाएंगे इस तरह से, सेम फंक्शन कंपोनेंट की तरह, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है,
एक्सटेंड, ये भूलना नहीं है। अगर ये एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट नहीं करोगे तो एक्सटेंड नहीं होगा डेटा, यानी कि पास नहीं होगा एक दूसरे के अंदर। तो ये पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट इन फाइल्स। तो आप क्लास को भी पास कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे मुझे कार वाली इस फाइल को यहाँ लेकर आना है, तो हमने यहाँ पर लाके इसको कॉल कर लेना है, इस तरह से सेव कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी इंडेक्स फाइल से इसको डिलीट कर देते हैं। फाइल को आप यहाँ से लिखेंगे इंपोर्ट कार फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट कार। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एरर बन गया। ठीक है, एरर क्यों आया? देखो फंक्शन के केस में क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जब आप क्लास की बात करते हो तो ये आपसे एक स्टेटमेंट मांगता है इंपोर्ट रिएक्ट। जब तक ये नहीं दोगे ये चलेगा नहीं। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, देखो सक्सेसफुल हो गया। तो क्लास के साथ एक लाइन एडिशनल और डालनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन मेरा क्लास, देन एक्सपोर्ट, और उसके बाद सिंपल जैसे आप लोग इंपोर्ट कराते हो वैसे आपने इंपोर्ट कराना है। बात करेंगे रिएक्ट क्लास कंपोनेंट में स्टेट को। ठीक है, स्टेट को ज़्यादा अच्छे समझते हैं। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट हैव अ बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट। You might have noticed that we have used state earlier in the component constructor section. So the state object is where you store property value that belongs to the component. So when the state object changes, the component re-render. तो जब भी आपका state update होगा, कोई भी उसके अंदर नया डेटा होगा, आपका component re-render हो जाएगा automatically. So the state object is initialized in the constructor. तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे एक constructor बनाया props, सुपर के अंदर हमने प्रॉप्स को कॉल किया, हमने क्या लिखा, दिस डॉट स्टेट, ब्रांड क्या है, Hyundai। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे यहां पर नहीं लिखना पड़ेगा कि ब्रांड इक्वल टू Hyundai। पहले वाले एग्जांपल को अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो हमने यहां पर कंस्ट्रक्टर में ये सब चीजें डिफाइन की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि मॉडल तो पहले की तरह मुझे यहां से पास करना पड़ रहा है ना, जैसे मैं इससे पहले वाले में एट्रीब्यूट में वैल्यू पास कर रहा था। तो स्टेट को अगर आपने अच्छे से यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दिस डॉट स्टेट इक्वल टू ब्रांड, और ब्रांड का जो भी नेम है, और जब आप इसको कॉल करेंगे बस आप लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, तो ब्रांड का डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर और ये देखिए माई कार ब्रांड नेम इज Hyundai। आप कुछ और कर देंगे, काम करेगा। द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एज मैनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक, जस्ट लाइक जैसे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोन नंबर, वट जो भी हमें स्टोर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पहले से ब्रांड था, हम कॉमा लगा के मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हमारे स्टेट में क्या है, मल्टीपल स्टेट्स अवेलेबल है। ठीक है, ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर। हमने क्या लिखा, माय कार ब्रांड नेम इज, जो भी ब्रांड का नेम होगा, इट इज़ अ कलर जो है आपका कैंडी रेड, मॉडल एसेंट फ्रॉम 2019। कंट्रोल एस कीजिए, ब्राउजर में एक्सपीरियंस कीजिए इसका आउटपुट, ये देखिए। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्टेट को और मल्टीपल स्टेट से स्टोर करा सकते हैं। बात करते हैं स्टेट के ऑब्जेक्ट को अगर मुझे अपडेट करना हो तो कैसे होगा। टू चेंज अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट यूज द दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, तो सेट स्टेट मेथड का आपने यूज करना है। तो जो भी मैंने स्टेट अपनी सेट की हुई है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट के अगेंस्ट उसको आप अपडेट करा पाओगे इजीली। तो यहाँ पर देखें आप, हमने क्या बनाया, एक चेंज कलर का फंक्शन, और हमने क्या लिखा, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, तो कलर की जो प्रॉपर्टी है कैंडिडेट से वो क्या हो जाए, ब्लू। अब ये एक ट्रिगर पर अपडेट होगा, यानी कि बटन के थ्रू होगा। तो हमने लिखा बटन, टाइप है इसका बटन। अब बटन का टाइप बटन क्यों लिखा जाता है, देखो बहुत सारे ब्राउजर्स हमारे पास, कई बार क्या होता है कि ब्राउजर जो है वो सही से इसको इंटरप्रेटेट नहीं करता है, जैसे कि सफारी।
सफारी को टाइप बटन का भी चाहिए, अगर नहीं दोगे तो गड़बड़ कर जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑन क्लिक दिस डॉट चेंज कलर। अब जैसे नॉर्मली आप लोग फंक्शन जब कॉल करते हो आपका लिखते हो फंक्शन का नेम और बनाना ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा देते हो। अब यहाँ पर जो फंक्शन है चेंज कलर वो भी बिना बनाना ब्रैकेट को और एक्सप्रेशन में ही कॉल होगा। ट्राई करेंगे, ये देखिए वर्क करेगा आपके लिए। तो ये हमारा फंक्शन जो स्टेट को अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग को। तो अभी हमारा डिफॉल्ट कलर कैंडी रेड आएगा यहाँ पर, इस तरह से आप देखेंगे जूम करके। जैसे मैं चेंज कलर को क्लिक करूँगा वो क्या हो जाता है, ब्लू। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेट को अपडेट किया था, कलर जो है वो ब्लू में चेंज होना चाहिए। तो क्लिक होते ही आपका वो अपडेट हो गया। सो ऑलवेज यूज दिस सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट। It will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method and all the other life cycle methods. तो स्टेट को सेट स्टेट से ही करना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर तीन मेजर आपके फेजेस आते हैं। वन इज कॉल्ड माउंटिंग, सेकंड इज कॉल्ड अपडेटिंग एंड थर्ड इज कॉल्ड अनमाउंटिंग. So each component in React has a life cycle which you can monitor and manipulate during its three main phases. The three main phases are mounting, updating and unmounting. अब माउंटिंग की बात करेंगे तो माउंटिंग में 4 आपको मेथड और मिलेंगे। अनमाउंटिंग की बात करोगे 5 मेथड आपको उसके अंदर मिलेंगे, और सॉरी अनमाउंटिंग में 1 आता है, अपडेटिंग में 5 मेथड आते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग में आप देखोगे 4 ऑप्शन हमारे पास। ये जो हम लोग ध्यान रखना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड है, फंक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन बिल्कुल सेपरेट है, उसमें इतना कुछ नहीं होता, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत आसान होता है। सो माउंटिंग को समझते हैं। माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डोम। सो रिएक्ट हैज 4 बिल्ट इन मेथड्स दैट गेट्स कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन माउंटिंग अ कंपोनेंट। पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर, देख चुके हैं हम लोग। दूसरा क्या है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये बिल्कुल नया है हमारे लिए। रेंडर ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड कंपोनेंट डिड माउंट, ये हमने अभी तक यूज नहीं किया है। तो इन चारों में कॉमन क्या है, जो यूज होगा ही होगा, बिना उसके तो काम होगा ही नहीं, वो क्या है, रेंडर। भाई जो भी आपने लिखा होगा डोम के ऊपर वो रेंडर किस में होगा, JSX में होगा, तो उसके लिए तो रेंडर मेथड मुझे चाहिए होगा ना। तो रेंडर के बिना काम नहीं हो सकता, बाकी 3 ऑप्शनल है। तो रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन देम। डिफाइन करोगे तो काम करेंगे, अदरवाइज रेंडर तो चाहिए ही चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आप पहले भी देख चुके हैं। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। मीन्स जैसे ही आपका क्लास बना तो सबसे पहला क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर। So constructor method is called before anything else. So when the component is initiated and it is the natural place to set up the initial state and other initial values. The constructor is called with the props as argument and should always start by calling the super props before anything else. This will initiate the parent's constructor method and allows to component to inherit methods from its parent. यानी कि कंस्ट्रक्टर में अगर हमने प्रॉप्स लिखा तो हमें सुपर डिफाइन करके उसमें भी प्रॉप्स पास करना है। इसका फायदा क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कार का कंपोनेंट है और गैराज का कंपोनेंट है, तो डेटा एक दूसरे में पास कर पाते हैं इस तरह से हम लोग। चलिए तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बाय रिएक्ट एवरी टाइम यू मेक अ कंपोनेंट। सो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, प्रॉप्स इज प्री डिफाइन, सुपर हमने डिफाइन किया, प्रॉप्स इज अगेन प्री डिफाइन। और ये जब भी कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स जाएगा तो सुपर में भी जाएगा ही जाएगा, आंख बंद करके लगा देना है, ठीक है। हमने स्टेट बनाया दिस डॉट स्टेट, और इस बार हमारी स्टेट क्या है, फेवरेट कलर, कलर का नेम क्या है, रेड, और ये हमारा आउटपुट इसका रेड कलर में रिटर्न आएगा। कंट्रोल एस, और ये देख सकते हैं क्या आ रहा है, माय फेवरेट कलर इज रेड। अगर आप यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कोई भी अपना कलर तो आप नीचे एक्सपीरियंस करेंगे आपका जो येलो कलर है वो चेंज हो गया। बात करते हैं दूसरा, ये जो बिल्कुल नया है, जो अभी तक हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। The get derived state from props method is called right before rendering the elements in the DOM. यानी कि इसके बाद में और रेंडर से जस्ट पहले। This is the natural place to set the state object based on the initial props. So it takes state as an argument and returns an object which changes to the state.
तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें कलर क्या है, रेड। हम यहाँ पर लिख रहे हैं फेवरेट कलर जो है वो प्रॉप्स डॉट फेव कलर, तो वो मेरा उसमें चेंज हो जाए। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको कॉपी और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे अपडेट। अब आप यहाँ देखिए, जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मेरा कलर क्या था, रेड। अब जब हम लोग इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरा कलर रेड नहीं आएगा, मेरा कलर क्या आएगा, येलो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर येलो की जगह पिंक लिख देता हूँ, पिंक हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो स्टेट ड्राइव कर रहा है कहाँ से, प्रॉप से, और प्रॉप्स क्या है, रेड। उसने रेड को चेक किया और उसने उसको नए में अपडेट कर दिया वहाँ पर। तो इस तरह से आप कहीं पर भी प्री डिफाइंड प्रॉप्स को अपडेट कर सकते हो गेट ड्राइव्ड की हेल्प से। ध्यान रखना, दिस इज अ प्री डिफाइंड नॉट यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो कभी भी आपको अपडेट करना हो, ठीक है, प्रॉप्स को, तो इस तरह से भी आप करा सकते हो। नेक्स्ट, रेंडर, जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हो क्या काम करता है। बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। मान लो एक कंपोनेंट मेरे रेंडर हो चुका और मुझे कुछ नया माउंट करना है उसके अंदर, तो आप करा सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, जो मेरा रेड कलर है वो 2 सेकंड के बाद में क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो हमने लिखा कंपोनेंट डिड माउंट, हमने लिखा सेट टाइम आउट। जावास्क्रिप्ट में आप लोग उसको जानते हैं कि वो क्या करता है, इंटरवल के बाद में चेंज कर देता है आपकी चीज़ों को। अब आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका कंपोनेंट शुरू तो होगा रेड से, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड का टाइम बीतेगा ये आपका येलो हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि रेंडर होने के बाद किसी कंपोनेंट को अपडेट करना, इस तरह से। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अपडेटिंग। अपडेटिंग के अंदर अगेन हमारे पास 5 ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग 3 मेन फेजेस पढ़ रहे थे। इसमें क्या है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये हमें पता है ऑलरेडी। रेंडर हमें पहले से पता है। 3 नई चीज आपको मिलेंगी, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। पहले था कंपोनेंट डिड माउंट, अब क्या, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो चलिए, द नेक्स्ट फेजेस इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। So a component is updated whenever there is a change in the component's state या props, दोनों में से किसी में भी अगर changes होगा तब ये काम करेगा। So React has 5 built-in methods that gets called in this order when a component is updated। तो first है get derived state from props। ध्यान रखना है कि render यहाँ पर भी आपका रहेगा, बिना render के बाकी के 4 ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। ठीक है, so यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, हमने लिखा गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, और उसमें हमने अपना डिफाइन कर दिया। एक हमने बनाया से चेंज कलर का ट्रिगर, और फेवरेट कलर को हमने उस पर क्या डाला है, ब्लू, इसके अंदर। ठीक है, तो इन द बिलो एग्जाम्पल हैज अ बटन दैट चेंज द फेवरेट कलर टू ब्लू, बट सिंस द गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड विच अपडेट्स द स्टेट विद द कलर फ्रॉम द फेवरेट कलर एट्रीब्यूट। सो द कलर, द फेवरेट कलर इज स्टिल रेंडर्ड एज येलो। तो यानी कि आप यहाँ देख पाओगे कि जब भी हम लोग गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलाएंगे तो आपने अगर अपना कोई ट्रिगर बना रखा है चेंज कलर वगैरह, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे हम यहाँ से इसको ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ कॉल करेंगे, तो कलर क्या है, रेड। गेट ड्राइव स्टेट में क्या कलर रखा है हम लोगों ने, तो ब्लू मेरा काम नहीं करना चाहिए अगर मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो येलो कलर आ रहा है। चेंज पर काम करें, देखो कोई रिजल्ट मुझे इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरा शुड कंपोनेंट अपडेट। इन द शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड यू कैन रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट स्पेसिफाई वेदर रिएक्ट शुड कंटिन्यू विद द रेंडरिंग और नॉट। डिफॉल्ट वैल्यू जो रहती है इसकी वो रहती है ट्रू, तो मैं इसको अगर फॉल्स कर दूंगा तो ये चेंज नहीं कर पाएगा। सी द एग्जाम्पल बिलो शोज व्हाट हैपन्स व्हेन द शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड रिटर्न फॉल्स। तो हमने शुड कंपोनेंट में बूलियन वैल्यू क्या पास की है, रिटर्न फॉल्स। ट्राई करेंगे और कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउजर, चेंज कलर। क्या हम लोग कलर को चेंज कर पा रहे हैं, नहीं। तो शुड कंपोनेंट अपडेट की अगर मैं वैल्यू को यहां से कर लेता हूं ट्रू, अभी आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं,
चेंज। तो डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाता है क्योंकि वैल्यू ट्रू है अगर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बट अगर ना कराना चाहें आप चेंज तो आप फॉल्स कर दीजिए उस वैल्यू को। आगे बढ़ेंगे। रेंडर, रेंडर हमें पता है, रेंडर को हम लोग बाईपास करेंगे। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अब ये क्या होता है कि कई बार जब आप किसी डेटा को अपडेट करते हो तो ये बताता है प्रीवियस डेटा क्या था और करंट डेटा क्या है जो चेंज हुआ है। उस कंडीशन में मुझे गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट की रिक्वायरमेंट आती है। अगेन ये भी प्री डिफाइन है। सो इन द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मेथड यू हैव एक्सेस टू द प्रॉप्स एंड स्टेट बिफोर द अपडेटिंग, मीनिंग दैट even after the update you can check what the values were before the update। इसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले एग्जांपल को चला के देखिए आप। अब देखो कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है, कंपोनेंट डिड माउंट भी मेरे पास है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर क्या यूज करें, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसमें हमने क्या पता लगाना है कि हमारे पास दो ब्लैंक डिव है, ठीक है, div 1 एंड div 2। करंट वैल्यू जो मेरी होगी फेवरेट कलर की वो क्या है, रेड। जब अपडेट होगा तो क्या हो जाएगा, येलो। तो ये मुझे 1 और 2 बताएगा कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी और करंट वैल्यू क्या है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट में, द कलर वॉज प्रीवियस स्टेट डॉट फेवरेट कलर बिफोर द अपडेट। उसके बाद div 2 में क्या, द कलर इज नाउ दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर आफ्टर द अपडेट। तो मुझे अब यहाँ पर ये पता लग जाएगा इस एग्जाम्पल में बहुत इजीली कि मेरा पहला कलर क्या था और नया कलर क्या हुआ। तो क्या बता रहा है, पहला तो रेड था, अब येलो है। चलो अब इधर आते हैं, इसको जरा समझते हैं। इफ द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज प्रेजेंट यू शुड ऑल्सो इंक्लूड द कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये इसके बिना काम नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। द एग्जाम्पल बिलो माइट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड बट ऑल इट डज इन दिस, सो व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटिंग इट इज रेंडर्ड विद द फेवरेट कलर रेड। देख सकते हैं फेवरेट कलर क्या है, रेड। When the component has been mounted, a timer changes the state and after 1 second या 2 सेकेंड जो भी मैंने टाइम अपना फीड किया होगा पीछे, द फेवरेट कलर बिकम्स क्या हो जाता है, येलो, जो कि आप यहाँ देखते हैं शुरू रेड से होता है और एक इंटरवल के बाद में येलो में चेंज होता है। द एक्शन ट्रिगर्स द अपडेट फेज एंड सिंस दिस component has a get snapshot before update method, this method is executed and writes a message to the empty div1 element, and then the component did update method is executed and writes a message in the empty div2 element, जो कि बताता है कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है। तो बिफोर वाला बताता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और ये क्या है, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो दोनों मेथड आपके इस तरह से काम करते हैं। So use the get snapshot before update method to find out what the state object looked like before the update, जिसका आउटपुट आपने भी देखा। अब लोग बात करते हैं component did update की। component did update के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती get snapshot before update की, ठीक है। बट अगर get snapshot before update चला रहे हैं तब आपको component did update की रिक्वायरमेंट आएगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो चलिए, the component did update method is called after the component is updated in the DOM. The example below might seem again complicated, but all it does in this, so when the component is mounting, it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state and the color becomes yellow. So the action triggers the update phase, and since this component has the component did update method, this method is executed and writes a message in the empty element. तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये मुझे प्रीवियस वैल्यू नहीं बताएगा, लेकिन नया डेटा क्या अपडेट हुआ वो मुझे बताएगा। तो क्या हो रहा है, माय फेवरेट कलर जो था वो पहले रेड था, अब इससे मुझे बता रहा है द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट। एक नोटिफिकेशन काइंड ऑफ इस तरह से। तो जैसे आप लोग देखते हो जीमेल वगैरह में क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर रहता हूँ तो नोटिफिकेशन एक्टिव रहती है। आप कोई भी एक मेल को पकड़ के डिलीट कर दे तो तुरंत लिखा आता है अपडेट हो गया, अंडू किया तो अपडेट हो गया। ये वही चीज़ है, ठीक है, ये वही चीज़ है जो आपको रियल टाइम में तुरंत बता दे भाई क्या हुआ है इसके अंदर, तो नोटिफाई किया जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग में एक ही मेथड होता है। द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोम और अनमाउंटिंग एज React likes to call it. So React has only one built-in method that gets called when a component is unmounted. इसके लिए यूज करते हैं हम लोग component will unmount। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। component will unmount, the component will unmount method is called when the component is about to be removed from the DOM। so हमारे पास इस एग्जांपल में हमने एक अपना component बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो चाइल्ड मेरा component है, तो जब यहां से इसको हटाया जाएगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव। चलिए ट्राई करेंगे इसको, ध्यान से कोड को समझेंगे, टॉप से समझते हैं। मेन क्लास कंटेनर, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। स्टेट की वैल्यू हमने बुलियन रखी है, शो की वैल्यू क्या है, ट्रू। जब डिलीट होगा तो शो की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। हमने स्टेट में स्टेट को अपडेट कर दिया अपने, ठीक है। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रू रहने वाला है। तो यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे रेंडर में लेट माई हेडर। अब ये माई हेडर क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद हमने क्या लिखा, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट शो, अगर शो है स्टेट की वैल्यू तो माई हेडर में क्या रेंडर हो जाए, चाइल्ड। अभी चाइल्ड क्या है, क्लास जो हमने नीचे बना रखी है कंपोनेंट, ठीक है। रिटर्न करेंगे यहाँ से माई हेडर। माई हेडर में क्या है, चाइल्ड एलिमेंट कॉल है, तो आपका ये लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। अब हमने इसी के नीचे एक बटन बना रखा है और उस पर लिखा है ऑन क्लिक के ऊपर दिस डॉट डिलीट हेडर गुड मॉर्निंग। तो ये डिलीट हेडर पे क्या होगा, कंपोनेंट की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी जो कि ट्रू थी। तो चलिए हमने यहाँ पर चाइल्ड वाले में आएंगे। हमने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट विल अनमाउंट और अलर्ट करो एक मैसेज कि चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव। रेंडर कर रखा हमने यहाँ से ये पार्ट। अब जब ब्राउजर में आप यहाँ पर आके इसको रीलोड करेंगे, फाइल को पहले सेव कर लीजिएगा, तो देखो हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट से। और बटन कहाँ से आ रहा है, कंटेनर कंपोनेंट से, ठीक है। तो जब आप डिलीट करेंगे क्या लिखा था, चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव, और देखो चाइल्ड कंपोनेंट आपका अनमाउंट हो गया है सक्सेसफुली, इस तरह से। तो ये चीज, तो ये थे आपके यहाँ पर आज की क्लास में हमने सीखा क्लास कंपोनेंट किस तरह से वर्क करता है। तो क्लास में जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जब मैं आपको हुक्स पढ़ाऊंगा फंक्शन के अंदर, तो यही सारी चीज़ें आप हुक्स में देखेंगे, लेकिन हुक्स के स्टाइल में, ठीक है। तो वहाँ पर ये इतना जटिल प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉप्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी मिले प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और रहेंगी। तो एक तो क्लास में हमारी प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट कंप्लीट होगा। हुक्स पढ़ेंगे, हुक्स के बाद में फिर हम लोग एपीआई की हेल्प से कुछ बनाना सीखेंगे इसके अंदर, और फिर अपनी नोड की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फाइल आपके साथ में शेयर करूंगा, गो थ्रू कीजिएगा अच्छे से। रिकॉर्डिंग